हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। दोस्तों, आपने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के पिछले दोनों पार्ट्स को बहुत पसंद किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसके पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछले दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए इसी किताब की समरी को आगे बढ़ाते हुए इसका तीसरा और आखिरी पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 20 के बारे में बताऊंगा, जिसमें राइटर ने ये बताया है कि किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने जीवन में हर खुशी पा सकते हैं, अपने संबंधों को सुधार सकते हैं और अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 14 से। चैप्टर 14, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। इस चैप्टर में लेखक डॉक्टर जे मर्फी ने हमें बताया है कि अगर पति और पत्नी दोनों अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से उपयोग करें तो उनके बीच की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भगवान की तरफ से प्यार करने का गिफ्ट प्रदान है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना इतना आसान नहीं है और हर कोई ऐसा आसानी से नहीं कर सकता है। लेकिन यदि हम सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीकों को सीख जाएं, तो हम एक ऐसा सुंदर जीवन जी सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। वह यह भी कहते हैं कि शादी से पहले ही हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक आदर्श पत्नी या आदर्श पति की छवि बना लेनी चाहिए। आपको अपने दिमाग में यह निश्चित करना होगा कि आपको अपने साथी में क्या चाहिए। अगर आप एक ईमानदार, जिम्मेदार और प्यार करने वाला जीवन साथी चाहते हैं तो याद रखें, आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कि आपको अपना साथी कब और कहाँ मिलेगा। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखें। लेखक का यह भी कहना है कि तलाक की शुरुआत सबसे पहले दिमाग में होती है, उसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। लेखक यह सलाह देते हैं कि एक अच्छे रिश्ते के लिए पत्नी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पति को शांति और प्रेम की जरूरत होती है। इसके साथ साथ हमें अपने वैवाहिक जीवन की चर्चा रिश्तेदारों, दोस्तों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे से बात करनी चाहिए और किसी भी तीसरे व्यक्ति को मामले में शामिल किए बिना एक दूसरे के साथ अपने मुद्दों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि यह आपका रिश्ता है, आपका निजी जीवन है और किसी को भी आपके वैवाहिक जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है। एक रिसर्च कहती है कि तलाक के 90% मामलों में कारण तीसरा व्यक्ति ही होता है। यदि आप अपने वैवाहिक मामलों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप अपने साथी से दूर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अन्य लोगों के साथ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं तो आपका साथी नाराजगी महसूस करता है और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। ऐसे में आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पता होता है कि इस मामले में क्या करना है और यह आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। राइटर हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपने साथी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरे को अच्छा और कंफर्टेबल करने के लिए खुद को बदलना चाहिए। लेखक के अनुसार एक अच्छा वैवाहिक जीवन बिताने के लिए हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, अपने साथी को सम्मान देना चाहिए, उसके साथ प्यार से बात करनी चाहिए और खुद को उसकी जगह पर रखकर देखना चाहिए। चैप्टर 15, अवचेतन मन और खुशी। लेखक कहते हैं कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। जब आप इस शक्ति में विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज फिजिक्स में नहीं, बल्कि सबसे बड़ी खोज विश्वास से मोटिवेटेड सबकॉन्शियस की शक्ति थी। काम,
शक्ति का असीमित भंडार होता है जो किसी भी समस्या को खत्म कर सकता है। सच्ची खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो वे सभी जगह आपका गाइडेंस करेंगे। आप हर समय खुशी का चुनाव कर सकते हैं। यह काम आप सुबह अपनी आंखें खोलते ही कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। आज मैं अपने सभी कामों में सक्सेस पाऊंगा। आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। हर दिन की शुरुआत इसी तरह करें। राइटर बताते हैं कि एक बार राइटर इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला से मिले जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपाकर कहती थी कि मेरा आर्थराइटिस आज बुरी कंडीशन में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। इस कारण वह खुश नहीं रहती थी। राइटर ने उन्हें इलाज का एक तरीका बताया और बाइबल की कुछ लाइंस लिख कर दी और कहा कि यदि आप इन सच्चाइयों पर फोकस करेंगी तो आपका मानसिक नजरिया बदल जाएगा और यही विश्वास आपको ठीक कर देगा। लेकिन उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वह भी घिसी पीटी मानसिकता का शिकार थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। महान लोगों का मानना है कि दौलत आपको सुखी नहीं बना सकती। कुछ लोग चीजें खरीदकर सुख पाने की कोशिश करते हैं, जैसे बड़ा टीवी, कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस और बहुत सी ऐसी चीजें जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सच तो ये है कि खुशी एक मेंटल और स्पिरिचुअल अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। चैप्टर 16 अवचेतन मन और मानवीय संबंध। राइटर लिखते हैं कि आपको दूसरों की सक्सेस, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश होना चाहिए। ऐसा करके आप अपनी किस्मत भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैंने अब तक इस बुक से यह थ्योरी सीखी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है। हम दूसरों से अपने लिए जैसा बिहेवियर चाहते हैं, हमें दूसरों के साथ वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए। यदि आप ऑफिस में किसी के सामने बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुराई करते हैं तो ऐसे नेगेटिव विचार आपके लिए बहुत खतरनाक हैं। ये नेगेटिव विचार आपके सबकॉन्शियस में उतरकर आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वह उसी तरह आपको वापस मिलेगी और आप जो बुराई करते हैं वह भी आपकी ओर वापस लौटेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। यह ना तो दयालु है और ना ही रूड। राइटर बताते हैं कि एक महिला ने अपने पति के बारे में राइटर को बताया और मदद मांगी कि अखबार में कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पर वह गुस्सा हो जाता है। महिला ने कहा कि गुस्सा उनके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरा था। राइटर ने उस आदमी को बुलाकर अच्छी तरह समझाया कि उसका दिमाग किस तरह काम करता है। इसके बाद उस आदमी को समझ में आ गया कि अखबार में छपे आर्टिकल पर गुस्सा होना गलत है। वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह सच्चाई पता लग गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस क्लैरिफिकेशन से उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में राइटर को बताया कि उसके पति ने अब खबरों पर हंसना सीख लिया है। अब अखबार की खबरों में उसे डिस्ट्रैक्ट करने, चिढ़ाने या परेशान करने की ताकत नहीं रही। याद रखें, कोई भी आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे अपने आप को परेशान करने की परमिशन ना दें। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से परेशान कर सकता है और वह है आपके अपने थॉट्स के द्वारा। आप दूसरों की बुराइयों और गलतियों पर नेगेटिव रिएक्शन ना करें। दुनिया में किसी को भी आप अपने जीवन के गोल या मोटिव से भटकाने की शक्ति ना दें। इमोशनली मजबूत बने और दूसरे व्यक्तियों को अपना पॉइंट अलग रखने की आजादी दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी आजादी है। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 17 क्षमा और अवचेतन मन। किसी को माफ कर देना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। प्यार, शांति, खुशी,
नॉलेज और जीवन की सारी अच्छी चीजें तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे। कुछ लोग अपने दुख दर्द, अपनों की मौत, पर्सनल प्रॉब्लम्स और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर को ब्लेम करते हैं। वे भगवान को अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक इंसान भगवान के बारे में इस तरह की नेगेटिव भावना रखेंगे, तब तक उनका सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव चीजों को सच में बदलता रहेगा। वह यह नहीं समझ पाते कि वे ही खुद को सजा दे रहे हैं। एक कहानी के अनुसार राइटर बताते हैं कि बहुत वर्ष पहले आर्थर ओ नाम के एक व्यक्ति ने यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। राइटर से मिलते समय वह बहुत मानसिक दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसे उसकी गलती की सजा जरूर देंगे। उसने उस आदमी की हत्या की थी जिसका उसकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था। उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में उस आदमी को गोली मार दी। कानून से उसे कुछ सालों की सजा मिली। जेल से छूटने पर आर्थर ने अपनी पत्नी को तलाक दिया और अमेरिका में रहने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे थे। उसने एक सक्सेसफुल करियर बना लिया था जहां वह कई लोगों की मदद करता था, लेकिन फिर भी इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। अब भी वह अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। आर्थर की कहानी सुनने के बाद राइटर ने उससे कहा कि साइंटिस्ट के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं प्रत्येक 11 महीने बाद बदल जाती हैं। इसलिए फिजिकली और साइकोलॉजिकली अब वह वो व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। उसने खुद को मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से भी बदल लिया था। खुद को माफ न करके आर्थर एक इनोसेंट व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस बात का उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा और उसके दिमाग से बहुत भारी बोझ हट गया। यदि आप अच्छी हेल्थ और खुशी पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक उस व्यक्ति को माफ करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। बाइबल कहती है कि एक दूसरे से प्यार करो। यह पहली नजर में इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है। यहाँ एक ही शर्त है और वह है ईमानदारी। आपको समझना होगा कि माफ करने की एक सरल और इफेक्टिव टेक्निक होती है। यदि किसी ने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो जीवन में चमत्कार हो सकता है। अपने दिमाग को शांत कर लें और फ्री रहें। फिर पॉजिटिव घोषणाएं करें कि मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूँ जिसने मुझे दुख पहुँचाया है। मैं उसे आजाद करता हूँ। मैं यह काम खुशी और प्यार से करता हूँ। याद रखें, आपके थॉट्स और इमोशंस ही आपकी किस्मत बनाते हैं। चैप्टर 18, आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है। लेखक का यह मानना है कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा हुआ होता है। अगर आपके सामने कठिनाइयां हैं और उसका हल निकालना मुश्किल है, तो आप यह मान लें कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि वह आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करेगा। इस तरह की सोच की मदद से आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी जो आपके उत्तर खोजने में आपकी मदद करेगी। इंसान आदतों का प्राणी है। आपकी आदतें आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण हैं। हम या तो एक बुरी आदत विकसित कर सकते हैं या एक अच्छी आदत। इसमें चॉइस हमारी है। यदि आप बार बार कोई गलत काम करते हैं तो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेते हैं और अगली बार आप उन्हें ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी अच्छी आदत को बार बार दोहराते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी आदतों का विकास कर लेते हैं। याद रखें, साइकिल चलाने से लेकर कार चलाने तक हर एक चीज बार बार दोहराने के कारण ही आप उसे आसानी से कर सकते हैं। यह नियम अच्छी आदत बनाने में ही नहीं बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी काम आती है। जोन्स नाम का एक आदमी एक बार राइटर से मिलने आया। वह अपने शराब की बुरी लत से परेशान था। शराब की वजह से उसकी नौकरी, उसका घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो रहा था। राइटर ने उससे पूछा कि क्या वह सचमुच शराब छोड़ना चाहता है, क्योंकि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर कोई किसी गलत आदत को छोड़ने की ठान ले तो 51% वह उस आदत से उसी वक्त मुक्त हो जाता है। राइटर ने उसे समझाया कि सबसे पहले उसे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में तालमेल बिठाना होगा। उसे अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनानी होगी जैसे वह ऑलरेडी अपने शराब पीने की आदत को छोड़ चुका है और उसके दोस्त और परिवार उसके साथ खुश हैं। जोन्स ने राइटर की बात मानी और ठीक ऐसा ही किया। उसने सोचा कि उसकी ये आदत छूट चुकी है।
उसकी बेटी मुस्कुराकर उसे गले लगा रही है और उसकी कामयाबी पर बधाई दे रही है। वह लगातार इस प्रोसेस को दोहराता रहा और जल्द ही वह अपने शराब की बुरी लत से बाहर निकल गया। यही नहीं, वह एक $multi-million की कंपनी का प्रेसिडेंट भी बन गया और उसका परिवार उसके साथ खुशी खुशी रहने लगा। आपको कुछ पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी सफलता और अचीवमेंट्स के लिए एकमात्र बाधा आपकी अपनी सोच या मानसिक छवि है। आप चाहे एक अच्छी आदत बनाना चाहते हो या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हो, हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखें। अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के जरिए आप वह हर अच्छी और बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। चैप्टर 19, डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। अक्सर हम सभी के भीतर किसी न किसी तरह का डर होता है। राइटर एक कहानी बताते हैं कि वर्षों पुरानी बात है, मेरे एक स्टूडेंट को एनुअल फंक्शन में स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। वह 1000 लोगों के सामने स्पीच देने में डर महसूस कर रहा था क्योंकि आने वाले लोगों में बहुत सारे एक्सपर्ट भी थे, लेकिन उसने अपने इस डर पर जीत हासिल की। वह कई रातों तक लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने खुद से धीरे धीरे और पॉजिटिव तरीके से कहा कि मैं अपने डर को जीतने वाला हूँ। मैं शांत और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक निश्चित तरीके से प्रभावित किया और अपने डर पर काबू पा लिया। डर व्यक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर ही हार, बीमारी और टूटे रिश्तों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग पास्ट, फ्यूचर, बुढ़ापे और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का बस एक थॉट है। महान कवि राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था कि जिस काम से आपको डर हो उसे कर दें और डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब हम आपको डर को खत्म करने की एक ऐसी टेक्निक बता रहे हैं जिससे हजारों लोगों ने स्टेज पर खड़े होकर और अपने डर पर काबू करके दिखाया है। यह जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। मान लीजिए यदि आप स्विमिंग से डरते हैं तो 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार शांति से बैठ जाएं और इमेजिन करें कि आप स्विमिंग कर रहे हैं। आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना आदि को महसूस करें। जब आप अगली बार स्विमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप डर की जगह खुशी महसूस करेंगे। यह अनकॉन्शियस का नियम है। इसी प्रकार आप अपने दूसरे डर पर भी यही टेक्निक लागू कर सकते हैं। इस चैप्टर में बताई गई टेक्निक को जरूर आजमाएं। आज इसी समय से इसकी प्रैक्टिस करें। आप हर तरह के डर से फ्री हो जाएंगे। वह काम करें जिसे करने से आप डरते हों। सभी चीजों से प्यार करें और ये सोचें कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आप फेल्योर से डरते हैं तो सक्सेस की ओर ध्यान दें। आप बीमारी से डरते हैं तो हेल्थ पर ध्यान दें। चैप्टर 20, मन से हमेशा युवा कैसे रहें। आप उतने ही युवा होते हैं जितना आप खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी होते हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। आप जान गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। यह अमर और इनफाइनाइट है। धैर्य, दया, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। यदि एक बार आपने इन गुणों को अपने जीवन में फलने फूलने का मौका दे दिया तो आप हमेशा मन से युवा बने रहेंगे। राइटर ने बताया है कि कुछ साल पहले मुझे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिला। वह 80 साल का हो चुका था। वह कमजोर और बीमार दिख रहा था। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। उसने परेशान होकर कहा कि डॉक्टर मूर्ख होते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। मैंने उससे उसकी झुंझलाहट का कारण पूछ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई नहीं चाहता है, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है और उन्हें क्यों हो। मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस कहानी खत्म हो जाती है। राइटर समझ चुके थे कि उसका दोस्त बीमार है। वह बीमार जिंदगी के कारण नहीं बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण और अपनी मानसिकता के कारण है। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने प्रत्येक उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था।
आपने देखा होगा कि कई लोग इसी तरह बुढ़ापे से डरते हैं, मतलब वे अपने जीवन से डर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जानते नहीं हैं कि जीवन इनफाइनाइट है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं बल्कि बुद्धि का उदय है। हमें अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल देनी चाहिए कि 65, 75 या 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत भी हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। राइटर बताते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में मुझे महान लोगों की बायोग्राफी यानी जीवनी पढ़ने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा सालों तक जारी रखी थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में प्राप्त की थी। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवस पर पेंटिंग कर रहे थे। लियोपोल्ड वॉन रैंक ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द वॉर लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी साइंटिफिक खोज कर रहे थे। इसलिए आप नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। जीवन जीने पर ध्यान दें, समाज के कैदी नहीं निर्माता बने। तो दोस्तों, यह इस बुक का आखिरी चैप्टर था और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। चैप्टर 14 आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं से हमें यह सीख मिलती है कि शादी पति और पत्नी के बीच का वह बंधन है जिसकी बुनियाद प्यार पर होनी चाहिए। तलाक की शुरुआत सबसे पहले दिमाग में होती है, उसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। एक पत्नी प्यार, सम्मान और अपनी तरफ ध्यान चाहती है, वहीं दूसरी ओर पति को शांति और प्रेम की जरूरत होती है। चैप्टर 15 अवचेतन मन और खुशी से हमें यह सीख मिलती है कि आप दुनिया के तमाम पैसे से भी खुशियां नहीं खरीद सकते। खुशी एक आदत है, आपको खुशी का चुनाव करना चाहिए। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ। चैप्टर 16 अवचेतन मन और मानवीय संबंध से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, जिससे आप अपने बारे में भी अच्छा फील करेंगे। अपने लिए आप जैसा चाहते हैं, दूसरों के लिए भी वैसा ही चाहें। यह अच्छी मानवीय संबंध की सबसे प्रमुख बात है। चैप्टर 17 क्षमा और अवचेतन मन से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को माफ कर देना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। आपका गिल्ट भगवान और जीवन के प्रति एक गलत अवधारणा है। भगवान या जीवन आपको पनिश या जज नहीं करते। आप अपने झूठे विश्वासों और नेगेटिव सोच के कारण अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। चैप्टर 18 आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर प्रॉब्लम के अंदर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आपकी सफलता और उपलब्धि के लिए एकमात्र रुकावट आपकी अपनी सोच या मानसिक छवि है। एक अच्छी हैबिट बनाने के लिए या एक बुरी हैबिट छोड़ने के लिए आपको निश्चय करना होगा कि आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 19 डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें से हमें ये सीख मिलती है कि जिस काम से आप डर रहे हो उसे कर दें और डर अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि आप असफलता से डरते हैं तो अपना ध्यान सफलता पर दें। यदि आप बीमारी से डरते हैं तो अपना ध्यान अच्छी सेहत पर दें। जिन चीजों से आप डरते हैं वे असलियत में आपकी एक सोच से ज्यादा और कुछ नहीं है। चैप्टर 20 मन से हमेशा युवा कैसे रहें से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, दया, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। इन गुणों को धारण करें और आप मन तथा शरीर से हमेशा युवा बने रहेंगे। आप उतने ही युवा होते हैं जितना आप खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी होते हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं।
दुनिया के कई महान लोगों ने अपनी उपलब्धि अपने बुढ़ापे में प्राप्त की। तो दोस्तों, ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का अंतिम पार्ट था। आप सभी ने इस किताब के पिछले 2 पार्ट्स को बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।